ओके, ठीक है। अच्छा, नोट्स जो भेजे हैं किस इलास्टिसिटी का देख लियो सब कोई। ठीक है, प्रैक्टिकल का भी भेजे हैं और इलास्टिसिटी का भी भेजे हैं, दोनों का भेजे हैं। ठीक है, तुरंत तैयार किए तुरंत भेजे, और चेक भी नहीं कर सके कि कहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर बताएंगे तो उसे उससे तुम लोग जो है अपना मिला लेना, ठीक है। बढ़े आगे। अब देखो, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता। ठीक है। होता क्या, जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, अब वस्तु में कुछ ऐसा गुण होता है कि बल लगाने पर उसमें विरूपण उत्पन्न हो जाए, मतलब उसके रूप में परिवर्तन हो जाए, और बल हटाते हैं तो वह अपने रूप में चले आए। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। और जिस मटेरियल का वो ये वस्तु बना हुआ है, उस मटेरियल को प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। ठीक है, प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। और उसे जो बन जाए मटेरियल से, जैसे स्टील है, तार भी बन सकता है, स्टील है कटोरा भी बन सकता है, स्टील मतलब कोई भी चीज हम बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ प्रत्यास्थता परिभाषा जान गए, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which after application of the deforming force it gets deformed, and as soon as we release the force it requires its own shape and size position, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, हम इलास्टिसिटी कहते हैं। अब चलिए आओ, एक टर्म आया उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये डिफॉर्मिंग फोर्स, इसको कहते हैं विरूपकारी बल या विरूपण बल। तो विरूपण बल क्या होता है, वो एक्सटर्नल होता है, ये बल एक्सटर्नल होता है। और जब किसी पिंड पर ये बल लगता है तो पिंड की आकृति को बदल देती है, और जो ही हटाते हैं तो ये पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति है। बल लगाए इस आकृति में चला आया, बल हटाए अपने मूल अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो बाहर से जो बल लगता है, जो विरूपण उत्पन्न करता है, उसी को विरूपकारी बल कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स इज नथिंग विच प्रोड्यूसेस द डिफॉर्मेशन इन द बॉडी, इट इज एक्सटर्नल फोर्स। अब जहां भी बल लगता है, और एक चीज बताइए, तो किस गुण के मतलब क्यों आ जाता है अपने मूल स्वरूप में। ये जो है अपने जब बल ये हटा देते हैं, ये जब हटा देते हैं तो ये अपने रूप को कैसे प्राप्त कर लेता है। तो होता क्या है, हम जानते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। ठीक है। और ये भी जानते हैं कि ये कण पदार्थ में एक निश्चित दूरी पर होता है। ये पदार्थ को जो है इस तरह से बहुत से कणों से निर्मित मानेंगे। ठीक है। तो होता क्या है कि प्रत्येक के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जैसे ये समझिए कि एक कण दूसरे कण से स्प्रिंग से बंधा हो। अब स्प्रिंग की अपनी मूल लंबाई होती है, अगर इसको कंप्रेस भी करते हैं तब भी उसका विरोध करता है, अगर इसको इलोंगेट भी करते हैं मतलब लंबाई के अनुदिश खींचते हैं तब भी उसका विरोध करता है, दोनों स्थिति में विरोध करता है। तो यहां पर क्या होता है कि
जब बाहरी बल लगाते हैं तो ये कंप्रेस होता है, मतलब इसके बीच की दूरी कम होती है ना, स्प्रिंग के जैसा व्यवहार कर रहे हैं, एक निश्चित दूरी पर होता है। तो ये क्या होता है कि बल लगाते हैं तो ये दूरी में परिवर्तन होता है, उसी दूरी में परिवर्तन के फलस्वरूप वो क्या करता है कि अपने मूल रूप में आने के कारण सब अपने अपने कण अपने अपने जगह को प्राप्त कर लेता है, और इस तरह से क्या हम देखते हैं कि संपूर्ण पिंड जो है अपने मूल आकृति को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो अंदर से बल लगा, जो उसको मूल रूप को ले आया, उसी को कहते हैं रिस्टोर, रीस्टोर, है ना, उसको कहते हैं रीस्टोर, ING लगा दो, रिस्टोरिंग फोर्स। इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यानयन बल। अभी भी लोग जुड़ रहे हैं तो वही दिक्कत हो जाता है पढ़ाते समय, सब 5 मिनट के अंदर जुट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, परिमाण में दोनों का मान बराबर होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स परिमाण में दोनों का मान बराबर होता है, दिशा विपरीत होती है, और दोनों एक चीज नहीं है, ये बाहर से लगता है और ये वस्तु के अंदर से लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स। अब आता है इसमें एक चीज, स्ट्रेस। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, यही रिस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को कहते हैं स्ट्रेस। दूसरी बात क्या है इसमें, स्ट्रेन। स्ट्रेन, इसमें स्ट्रेन को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई बोलिए हिंदी में ना, वो तो प्रतिबल ये हुआ, हाँ विकृति, है ना, विकृति। तो अब इसको क्या कहते हैं, हम डिफाइन करते हैं, तो प्रति एकांक मूल आयाम में परिवर्तन, अंग्रेजी में कहेंगे पर यूनिट डायमेंशनल चेंज, पर यूनिट डायमेंशन में जो चेंज होता है, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट, ऐसे भी कह सकते हैं। अब है क्या, इसी का प्रकार है, तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल, नामे से पता चलता है, लेंथ से, मतलब लंबाई के अनुदिश जो परिवर्तन आता है, इसी को हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, हिंदी में बताते चले जा रहे हैं इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनुदैर्ध्य विकृति। अब अनुदैर्ध्य विकृति में क्या है, मान लिया कि ये एक तार है, ये तार है, थोड़ा सा माइक्रोस्कोप से तार को देख रहे हैं तो बहुत मोटा दिखा रहा है, ठीक है। अब इस तार में एक वेट लगा देते हैं, mg, वेट लगा दिया, इसको वेट लगाने के पहले फिक्स करेंगे तब ना, न तो तारे जो है अपने भार से गिर जाएगा। इसको फिक्स कर दिया, यहाँ फिक्स कर दिया, यहाँ वेट लगाया, तब क्या होता है इसमें, इसकी मोटाई थोड़ा सा घट गई और लंबाई थोड़ा सा बढ़ गई। ऐसा इसलिए होता है कि अपना आयतन ये कांस्टेंट रखने की चाह रखता है, समझे, और इसीलिए लंबाई में बढ़ गया, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब मान लिया कि थोड़ा देर के लिए हम न्यूमेरिकल में चलते हैं, इसकी लंबाई
2 मीटर है, सपोज किया इस तार की लंबाई 2 मीटर है और एल बराबर यहाँ पर 2 मीटर। अब ये बल लगाया तो इसकी लंबाई जो है 2.02 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये L1 कर दीजिए, इसको L2 कर दीजिए, तो चेंज कितना आया? 0.02। हाँ देखिए L2 माइनस L1 करेंगे, यानी इसको डेल्टा एल कहते हैं। डेल्टा एल बराबर जो है 2.02 मीटर घटाव 2 मीटर बराबर 0.02 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, परिवर्तन कितना में हुआ? तो 2 मीटर में इतना परिवर्तन हुआ, समझे ना? तो इस अपनी मूल लंबाई कितना था? L1 था। तो L1 में डेल्टा एल परिवर्तन होगा, तो एक में परिवर्तन कितना होता है? एकांक डेल्टा एल बटे L1। ठीक है, तो यहां पर न्यूमेरिकल में चलेंगे तो प्रति 2 मीटर में परिवर्तन हुआ 0.02 मीटर। तो 1 मीटर में कितना परिवर्तन हुआ? इतना परिवर्तन हुआ, यानी ये 0 मीटर कट जाएगा, तो यहां पर इतना 0.01। तो डेल्टा एल बटे L1 को थोड़ा देर के लिए एल भी मान सकते हैं, क्योंकि अकेले रहेगा तो एल लिखेंगे। तो इस तरह से डेल्टा एल बटे एल, इसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। समझे ना, अनुदैर्ध्य विकृति। तो ये न्यूमेरिकली हम देख लिए। अगर देखिए छोटा छोटा न्यूमेरिकल इस तरह से दिया जाए कि 2 मीटर का एक तार है और उसमें एक बल लगाया, बल लगाने के फलस्वरूप उसकी लंबाई जो है 2.02 मीटर हो गया, तो अनुदैर्ध्य विकृति को निकालें, फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे करेंगे, या अगर कह दे कि L1 लंबाई का कोई तार है, अब उस पर बल लगाए थे, L2 में L2 हो गया, तो अनुदैर्ध्य विकृति को निकालें तो सीधे डेल्टा एल बटे एल हो जाएगा। और डेल्टा एल कितना? L2 माइनस L1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से हम चले आते हैं वॉल्यूम में। ये ऐसे वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, ये वॉल्यूम, जैसे हम अब जैसे ये डस्टर को लेते हैं, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है या ऊंचाई है ना? तो इस तरह के ये में लेते हैं। इसमें मान लिया कि या बैलून ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो बैलून को दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है ना? तो कोई भी चीज यहाँ पर लेते हैं तो उसका मूल आयतन कुछ न कुछ होता है, समझे ना? इसका मूल आयतन मान ले कि V बराबर V1 है। अब जब इस पर मतलब छहों तरफ से इसमें कितना सतह रहता है? 6 सतह रहता है। तो 6 सतह से कंप्रेसिव लगाते हैं फोर्स, तो यहां पर ये सिकुड़ करके छोटा हो गया, इस तरह से, है ना? ये छोटा हो गया। तो अब क्या कितना बताएं? अभी अभी देखो प्रत्यास्था बताए हैं। ठीक है, नया तो 6 सतह बताए हैं। हाँ देखो, एक चीज ध्यान दो, एक सतह उसके बराबर इधर वाला सतह, है ना? फिर ये सतह, फिर इधर वाला सतह, फिर ये सतह, फिर इधर वाला सतह। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 सतह पर
ऐसे भी बल लगा, ऐसे भी बल लगा, ऐसे इधर से भी बल लगा, तो तब क्या हुआ, कंप्रेस हो गया। या ऐसा करते खींचते हैं, नहीं कंप्रेस करते हैं, इसको खींचते हैं चारों तरफ से, तो इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी। तो कुछ ना कुछ मतलब परिवर्तन तो होगा ना, परिवर्तन। तो v बराबर अब कितना हो गया, v2 हो गया ना। तब उसी तरह से देखेंगे, अगर न्यूमेरिकल में चलेंगे, इसमें कुछ वॉल्यूम पहले ले लिया, क्या वॉल्यूम ले लेंगे इसमें, है ना। मान लिया कि 4 लीटर का है, ये 4 लीटर है, ठीक है। और कंप्रेस किया तो मान लिया कि 3 लीटर हो गया कंप्रेस करने के बाद। अब क्या हुआ, तो परिवर्तन L2 माइनस L1, तो यहां पर 3 - 4 बराबर -1 मीटर में हुआ, ये सॉरी लीटर में हुआ, है ना। अब चूंकि L, यहां पर L लिख दिया, यहां पर V लिखिए, ठीक है। V2 माइनस V1। अब V1, इस V1 में परिवर्तन कितना है, तो V2 माइनस V1 मतलब डेल्टा V है, तो एक में परिवर्तन कितना होगा, डेल्टा V बटे V। मतलब ठीक चेहरा जो है मिलता जुलता आ रहा है, वहां डेल्टा L बटे L था, यहाँ डेल्टा V बटे V है। तो ऐसी परिस्थिति में इसको न्यूमेरिकली निकालेंगे, इस तरह से अगर दिया रहेगा तो कितना हो जाएगा, ये -1 L बटे 4L ना, यानी पॉइंट कितना होगा 25, इतना इतना हो गया वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। आयतन विकृति, वॉल्यूम स्ट्रेन, आयतन विकृति, ये न्यूमेरिकली हो गया। फिर चलते हैं, अब देखिए दो लंबाई के अनुदिश लगाए, वॉल्यूम के अनुदिश लगाए। अब ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मान लिया कि देखिए ये है, ठीक है, और मान लीजिए फ्लेक्सिबल है, तो इसको ऐसे बल, परपेंडिकुलर बल नहीं लगा के, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया पर बल नहीं लगा के, बल तिरछा लगाएंगे, एक सतह फिक्स कर देंगे और दूसरे सतह पर तिरछा बल लगाएंगे। तो तिरछा बल लगाएंगे तो देखिए हम एक सतह को लेकर के चलते हैं, ये सामने वाला मान लिया कि पहले ऐसे था, अब इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाए इस दिशा में, तो एक सतह, इसमें 6 सतह होता है, हम एक सतह पर विचार करते हैं, तो ये फिक्स है, ये वाला फिक्स कर दिए और यहां पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ए बिंदु ए डैश पर चला आएगा, बी बिंदु बी डैश पर चला आएगा, इसका आकृतीय चेंज हो जाएगा। या ऐसे हम ऐसे भी टेंजेंशियल फोर्स लगा सकते हैं, देखिए जैसे ये है, तो इसमें ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगाए, समझे ना, ऐसे मतलब ये घूम गया, ऐठन ऐठन आ गया, तो यहां पर ऐसे लीजिए, ये कोई सिलेंडर आकृति का है, हम इसको टेंजेंशियल फोर्स लगाए, ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगाए, तो अगर ये ए बिंदु यहां पर है तो ये हो, ए बिंदु ए डैश पर चलाएगा, बी बिंदु यहां पर है तो ये ट्विस्ट होकर के यहां पर चलाएगा। तो हम इस तरह से क्या देखते हैं, ये ट्विस्ट हो जाता है। तो ट्विस्ट जब भी होता है, ट्विस्ट जब भी होता है एक एंगल से होता है, इस एंगल को अगर फाई से डिनोट करेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये लंबाई और ये लंबाई, इसकी लंबाई अगर एल है तो यहाँ ए डैश बटे एल, यही फाई हो गया, चाप बटे त्रिज्या होता है ना, कौन बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो फाई इतना हो गया। तो यही फाई, इस फाई को क्या कहते हैं, अब यहां पर ये सियरिंग, ट्विस्टिंग के कारण जो आता है वो सियरिंग स्ट्रेन, तो फाई क्या बन गया, सियरिंग स्ट्रेन, समझे ना। इसमें ऐठन आ गया, ठीक है, ट्विस्टिंग आ गया। अब देखिए, हाँ हाँ एल, तो सब जगह जो है इसमें एल बाय एल नहीं, एल
मतलब कितना था, ए डैश बटे एल, या बी डैश बटे एल। फिर से इसको दिखा देते हैं चेहरा इसका, यही है, यहाँ ए डैश है, यहाँ पर ए था, है ना, यहाँ पर क्या है, बी है, ये बी डैश था, लंबाई एल है, तो ये चाप बटे त्रिज्या बराबर ये कोण, तो यहाँ पर वही है, चाप बटे त्रिज्या। तो इसी को कहते हैं शियरिंग स्ट्रेन। सब अभी स्ट्रेन के बारे में चल रहे हैं। अब चले आते हैं, हम नया चीज अपनाते हैं, हुक्स लॉ। अभी हम जो है ना शादी का गीत गा रहे हैं, और तुम जो है चला गया, मतलब ये स्टेज वाला गाना गाने लगा। अभी जो पढ़ा वही तो होता है ना। जब खाते हो ना तुम, तो ध्यान रहता है खेलने पर, तो सरक जाते हो, ठीक है। और जब पढ़ते हो ना, तो ध्यान रहता है खाने पर, ठीक है। तब क्या होता है कि पढ़ाई भी नहीं होती है तुमसे। जब हम ये चैप्टर में पढ़ा रहे हैं, वो चैप्टर में हम खुद आएंगे, समझा ना। अभी हमेशा इसी को कंसंट्रेशन कहते हैं, एकाग्र चित्ता, समझे ना। एकाग्र चित्त मतलब क्या है, एक अग्र चित्त, अपने चित्त को जो है एक चीज पर ढालो, और एके साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, समझा। तो पढ़ाई में क्या, हर चीज में यही बात होती है। और जो एकाग्रचित नहीं होता है, उसको परेशानी होता है लाइफ में। तो एकाग्र एक काम करो, ठीक है। अभी इसमें चल रहे थे, इसमें जितना क्वेश्चन आवे उतना पूछो। अब कोई कहने लगेगा कि सर रफी का गाना के बारे में आप बताइए ना, है ना, और तुरंत पूछ दे कि मन्ना डे कैसे गाता, दोनों में डिफरेंस, तो ये नहीं होना चाहिए, भटको नहीं। वो बताएंगे, वो समय आएगा बताएंगे, या क्वेश्चन आवर में पूछना, बताएंगे। अभी जो संबंधित है उसको पूछो, ठीक है। ध्यान देना, लास्ट में ढेर सारा क्वेश्चन करना, हम बताएंगे। यहां पर देखो, आज सिलेबस को देखते जाना कि छूटे नहीं। वो अभी इसमें चल रहे हैं, तो यहां पर चलो। इसके बाद है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ जिस चैप्टर में चल रहे हैं, पहले उस चैप्टर को कवर करो। हुक्स लॉ, ऐसे तो हुक जो है ना, ये इसको भी हुक कहते हैं। तो जैसा आकृति का कोई चीज बना रहता है, उसमें फंसा देते हैं, किसी चीज को लटका देते हैं, वो भी हुक है। लेकिन ये हुक एक वैज्ञानिक का नाम है, समझे ना। हाँ, तो यहाँ पर जो है उसी के नियम को हम पढ़ेंगे। वो हुक नहीं जो लटकाने वाला हुक होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि हम दो चीज देखे हैं, एक स्ट्रेस को देखे हैं, समझे ना, और दूसरा स्ट्रेन को देखे हैं। हुक साहब ने कहा विद इन इलास्टिक लिमिट। यहां इलास्टिक लिमिट क्यों आया, मतलब बल लगाए विरूपण उत्पन्न हुआ, बल हटाए विरूपकारी बल हटाए विरूपण समाप्त हुआ। तो इसकी भी एक निश्चित दायरा होती है, निश्चित सीमा होती है। अब वो दायरा क्या, मान ले कि एक मोटी तार है, एक पतली तार है। पतली तार जो है अपने क्षमता के अनुसार ज्यादा थाम लेता है 2 किलो। अब उसमें 5 किलो लटका देंगे तो वो बेचारा सहन नहीं कर सकेगा, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, है ना। तो इसी को कहते हैं, 2 किलो का जो लिमिट आया यहाँ पर, इसी को कहते हैं लिमिट। तो हर बात की लिमिट होती है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इलास्टिक का भी अपना लिमिट होता है। इलास्टिसिटी की भी, हर चीज की अपनी लिमिट है। पतली
तार है तो कम चीज को लोड थमेगा, उससे मोटी तार है तो अधिक लोड थम, और मोटी तार है तो और अधिक लोड थमेगा। तो इस तरह से अपनी कैपेसिटी, तो उसके कैपेसिटी के अंदर, वही सीमा के अंदर अगर हम ये काम करते हैं, विरूपकारी बल लगाते हैं और विरूपकारी बल हटाते हैं, तो अपने रूप में आता है। समझे ना? मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर ही, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही ये क्रिया होती है, विरूपण समाप्त होता है। इलास्ट वो हम फिर आगे ग्राफ में देखेंगे कि क्या होता है। तो इन्होंने कहा कि विद इन, एक टर्म है, इसको लिखना जरूरी है, विद इन, अभी भी लोग आ रहे हैं, जुट रहे हैं, है ना, विद इन इलास्टिक लिमिट, लिमिट इसको हिंदी में कहेंगे क्या, कि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बस इतने हैं। देखिए कितना छोटा है, इसको लिखेंगे, अब बस इसको लिख देंगे, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। मतलब प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होती है। हुक ने नियम दिया। आज जानते हैं विकास के समय जो एक चक्का का निर्माण किया होगा वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक होगा उस समय, अपने समय का, समझे ना। तो इस क्षेत्र में सबसे पहला शुरुआत हुक साहब ने कर दिया। उसके आधार पर क्या हुआ कि हमको एक न्यूमेरिकल फॉर्म मिल गया। कैसे न्यूमेरिकल फॉर्म मिल गया, तो स्ट्रेस बराबर एक कांस्टेंट देंगे और यहाँ स्ट्रेन, ये समानुपाती नियतांक है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पदार्थ लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, ये सब है। तो ये सब अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है। तो इसी को कहते हैं नेचर। तो इस नेचर को यहाँ पर चूंकि हम क्षेत्र लिए हैं इलास्टिसिटी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ई लिख देते हैं कांस्टेंट के रूप में। तो यहाँ पर के को हटा करके ई प्लेस कर दिया। तो इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, या इलास्टिसिटी कोफिशिएंट भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ है। और ई बराबर तब क्या हो जाता है, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति, ये आता है, ठीक है, प्रतिबल बटे विकृति। अब है क्या, देखिए अब इसी का मान अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने ढंग से, अलग अलग ढंग से इसको ये किया। तो सबसे पहले हम देते हैं यंग साहब, है ना, नाम है यंग, तो वो हमेशा यंग थोड़ा ना होंगे, हो सकता है अभी नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये एम जी बल लगाए और इसमें लंबाई में हम लोग देखे थे, इसकी मूल लंबाई एल थी, अब लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल हो गया। और ये तार को थोड़ा सा मोटा बना के देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो इसकी कुछ न कुछ त्रिज्या होगी, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो पाई आर स्क्वायर होगा। इसको थोड़ा देर के लिए ए मानते हैं। तो उन्होंने स्ट्रेस को निकाला, स्ट्रेस कितना आ गया, तो यहां पर स्ट्रेस बराबर आ गया बल बटा क्षेत्रफल, स्ट्रेस आ गया। और स्ट्रेन कितना आ गया, डेल्टा एल बटे एल। और तब मतलब लंबाई के अनुदिश व्हेन वी अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेंथ एंड elongation produced in the wire, then here elastic constant is known as Young's modulus। क्योंकि यंग ने सबसे पहले इस बात को सबके सामने रखा और अपने नाम से पेटेंट करा लिया, इसीलिए उसका पहला
यहाँ पर क्या देते हैं, नाम का पहला लेटर वाई, ऐसे गामा गामा लिखा जाता है। तो चलिए जो लिखिए, तो ई के जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई के जगह पर गामा हो जाएगा। अगर स्टेज की जगह पर ये पूरा खानदान को बैठा देंगे, एम जी बटे पाई आर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। और स्टेज को हम यहाँ प्लेस कर दिए, अब स्टैंड को प्लेस करेंगे, तो स्टैंड को प्लेस कीजिए यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, भागा के रूप में है ना, भागा के रूप में है, तो भागा के रूप में डेल्टा एल बटे एल। इस भागा को गुना के रूप में बदलते हैं, तो बच्चा क्लास से हम जानते आए हैं कि भाग का उल्टा गुना है तो इसको उलट देते हैं, उलट देते हैं तो ऐसे लिख देते हैं। और यही हुआ यंग्स मॉडुलस, है ना। हाँ बोलो, डेल्टा एल को एल नहीं बोलेंगे। हाँ, ये बात डेल्टा एल वास्तव में क्या था, L2 माइनस L1 था, मतलब दो लंबाई के बीच का अंतर है ना। तो ये डेल्टा मतलब डिफरेंस हो गया, मतलब एल में दो लंबाइयों के बीच एल है। और नहीं तो देखो, ऐसा ऐसा कभी नहीं करना गणित में, है ना, ये गणित का चीज आ गया। और गणित में डेल्टा एल को अगर हम ये एल समझेंगे कि ये अकेले है, ऐसे काट देंगे तो बेचारा ये क्या बच गया, क्या रखोगे। उसी तरह से गणित में जो है, अगर हम बोले थे एक बार, देखो साइन थीटा में थीटा से भाग देंगे, तो एक आदमी क्या करेगा जो नहीं जानता है, वो पाप कर देगा। सीन मतलब पाप होता है, तो ये पाप नहीं करना, ये इसकी आत्मा है, समझे ना। उसी तरह से डेल्टा की एल जो है यहाँ पर आत्मा है, एल नहीं लिखेंगे। हाँ, भले उसका यूनिट जो है, जैसे मान लिया तो उस समय लिखे थे कि पहले जो है L2 2.02 मीटर में आ गया, और L1 जो है 2 मीटर में है, तो दोनों का अंतर वो लंबाई में है, ठीक है, वो न्यूमेरिकल में है। आइए, ये अल्जेब्रिक फॉर्म में है, ये न्यूमेरिक फॉर्म में है, दोनों। ये आंकिक रूप, ये अंक गणित में है, और ये बीज गणित में है, ठीक है। तो डेल्टा एल को एल लिखने, हाँ, कोई कोई किताब यहाँ पर क्या किया है, इसी को छोटकी एल से दर्शा दिया, है ना। तो यहाँ पर छोटकी एल लिख सकती है, अब वहां पर कहना पड़ेगा कि डेल्टा एल के बदले हम लिखे हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसमें है तो बोलो। तो आज के बाद ये फॉर्मूला को, है ना, कम से कम परीक्षा तक याद जरूर रखना। तो ये यंग मॉडुलस बराबर एम जी एल बटे पाई आर, देखो स्क्वायर यहाँ छूटा हुआ लगता मिट गया, ये डेल्टा एल। अब इसमें यंग मॉडुलस, इसमें कुछ भी क्या, कितना मटेरियल है, 1 2 3 4 5, आइए 6, मतलब 6 के बीच एक रिश्ता है ना। आज इसमें से कोई 5 अगर मिल जाएगा तो छठा अपने निकल जाएगा। बाकी क्या है, भागा है, आपस में गुना है, इतने है, इसमें जोड़ घटाव भी नहीं है, भागा गुना है। तो भागा गुना तो जानवे करते हैं, तो अगर परीक्षा में दे देगा तो जानेंगे तब ना कि क्या क्या है। फिर से एक एक करके सबका परिचय दे देते हैं फिर से, है ना। न्यूमेरिकल है तो एक काम करो, न्यूमेरिकल तुमने पास होगा तो पूछो न्यूमेरिकल इसी में। एग्जाम्पल तो हम दे ही दिए, देखो एक यहाँ पर सबका परिचय देते हैं, एक तार की, ये तार है, देखो मोटा बनाते हैं तार, ठीक है, तो तार की मूल लंबाई एल है, ठीक है। अब इस तार में जो है एक बड़ा सा एम द्रव्यमान का पिंड, ये एम द्रव्यमान का पिंड, देखो एम आ गया, एल भी आ गया, और जी, तो जी तो क्या है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना। और जी का मान हम जानते हैं 9.8
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 988 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 32.2 फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ठीक है, इसको राउंड राउंड में, लेकिन एक चीज ध्यान दो, परीक्षा में कभी कभी हम लोग पूछते हैं कि जी को 10 मान के चलें, ठीक है। हालांकि 10 नहीं होता है, हम लोग निकाले ना अपने लैब में, तो इसका मान कि स्थान पर निर्भर करता है, ये 7 9 भी होता है, कहीं कहीं पर 9, मतलब ये जो है 7 4 आ जाता है, समझे। हाँ, जैसे देवघर में पढ़ते थे ना, तो देवघर में 9.79 निकले, फिर दूसरे जगह निकाले थे, इसका मान बदल गया, ठीक है। हाँ, तो ये औसतन मान इतना लिया गया। अब कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से इसी को कन्वर्ट करके दार्शनिक प्रणाली में बना दिया 10, तो हम लोग वहां पर परीक्षा में लिख देते हैं कि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मानते हुए आप इसको हल करें, ठीक है, सुविधा के लिए लिख देते हैं, लेकिन 10 नहीं होता, ये मान को चलो, ठीक है। चलो, तो देखो, ये भी चला है, ये भी चला है। अब तार का कितनों पतली तार रहेगी माइक्रोमीटर से, उसका रेडियस हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। माइक्रोमीटर से उसका हम रेडियस निकाल लेते हैं। अब माइक्रोमीटर अभी स्लाइड के लिए बस भेजा है ना, इसके बाद हम भेज देंगे बना करके माइक्रोमीटर, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल में जानना है। तो माइक्रोमीटर से तार का जो है व्यास निकालते हैं। अब व्यास व्यास को आधा कर देते तो क्या होता है, त्रिज्या निकल जाती है ना। तो इस तरह से तार जो रहता है उसकी त्रिज्या देखिए, यहाँ पर आर, तो आर भी निकल गया, पाई का मान करने करते हैं। अब इसमें एम द्रव्यमान के पिंड को लटका दिया, लटकाने के बाद जो है ये खींच खींच गया। अब खींच गया तब क्या होता है, इसमें लंबाई में वृद्धि होगी। लम पहले अब दो लंबाई आ गया, एक पहला लंबाई एल बराबर, अब खींचने के बाद L2 आ गया, ठीक है। तो मान लिया कि पहले जैसे उदाहरण के लिए बोले थे कि ये 2 मीटर है, और खींचने के बाद जो है 2.02 मीटर हो गया, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में डेल्टा एल भी तुमको निकल गया, डेल्टा एल भी निकल गया, और डेल्टा एल बटे एल भी निकल गया था, याद करो 0.01। इसको अगर इसी रूप में रहने देंगे तो 0.01 यहां बैठा देंगे। अब देखो, मान लिया कि हम काल्पनिक रूप से हम हिसाब देते हैं इस पर, है ना, काल्पनिक रूप से हिसाब लो। देखो, तो ये यहां पर क्या है कि माना कि एक तार है, इसकी मूल लंबाई 2 मीटर है, ठीक है। इसमें m बराबर 10 kg का वजन लटका दिया, तो तार की लंबाई 2.02 मीटर हो गया, ठीक है। और तार की त्रिज्या हम नाप के रखे थे कि वो त्रिज्या जो है 0.03 मीटर है, कुछ ले लिया अपने मन से। तब जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रखते हुए इस तार के पदार्थ की यंग गुणांक की गणना करें। तो यंग गुणांक की गणना करो, तो हम लोगों ने क्या किया, L1 L2, ये डेल्टा एल तो निकाल चुके हैं। चलो, डेल्टा एल कितना निकला था, 0.02 मीटर। इसमें एल से भागा दिया, 2 से भागा दिया तो कितना निकला था, 0.01 मीटर। त्रिज्या भी तुमको मालूम है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई बटे 7, और आर का मान 0.03
का होल स्क्वायर, ये भी निकल गया। अब सबका मान बैठा देंगे, जो निकलेगा सो निकलेगा, है ना। तो इसका मान m, m का मान 10 kg, g का मान भी 10, इसका 3.14, इसको गुना करके 3 तिया 9 और 10 पर पावर -4 न, ये 9 चौक 36 के 6 हाथ में 3 और 9 3 12 के 2 हाथ में 1 और 9 तिया 27 1 28, इतना 10 पर पावर -4, तो यहाँ पर 28 2 6 10 पर पावर -4 गुना यहाँ पर कितना निकला 0.01, ठीक है, इसमें मीटर नहीं रहेगा, ठीक है। आई इतना निकला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ बोलो बोलो। यहाँ डायरेक्ट बैठा दिए डेल्टा एल बटे एल, इतना देखो, एल एल ऊपर में था ना, तो इसको खोसामत करके नीचे ले आए तो इतना हुआ ना, ठीक है। अब इसका मान, तो इसको हम जोड़ घटा गुना भाग नहीं कर सकते हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत है। यहाँ पर देखिए, एक एक बटा 28.26 आ गया, आइए 10, यहाँ 10 पर पावर 2 है, ये 4 वाला पावर चल जाएगा, इतना हो गया, फिर -2 पावर ऊपर में जाएगा, इतना हो गया, ठीक है। अब एक में भागा तो ये 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये एक में इतना से भागा दे करके, आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेट करके देखिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसे भी देखिए, अंदाजा हो गया, माइक म्यूट कर लो, नई आवाज आएगी घर की, है ना। होता है घर में, कहता है कि तुम पढ़ो चाहे कुछ करो, हम जो है ना अपना संगीत बजेबे करेंगे न, बच्चा कहेगा कि हम चिल्लेबे करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में म्यूट कर लो, ठीक है, आगे चलते हैं। तो हो जाएगा ना, ये कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं, जोड़ घटा गुना भाग में। एक मान लें कि एक अंदाजन ले लिया, देखो अंदाजन ले लिया तो कैसे कैसे करेंगे, ये दशमलव को छोड़ दिया यहाँ पर, अपने मन से 2 को जीरो और दे दिया, और तब ऐसी परिस्थिति में ये 10 हो गया ना, और तब ये लगभग जो है 30 के लगभग चला आएगा, 30 नहीं सॉरी, 2000 के लगभग है, 2800 के 3000 के आसपास कर दो, एक अंदाजन करते हैं। हाँ हाँ तो कर देंगे, ठीक है। तो 3000 के लगभग 2900 को तो हमको काटने से मतलब है, यहाँ काट दिया, तो यहाँ 3.3 आ गया ना, गुना 10 पर पावर 8 और 2 10 हो गया, 10 पर पावर 10 हो गया, तो इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, इसका यंग मॉडुलस, ठीक है। जो भी पदार्थ रहे, ऐसे ऐसे होता है, लगभग 10 पर पावर 11 इसका स्टील का होता है, अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ होगा, ठीक है। तो इस तरह से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब देखो, तो ये हुआ इलोंगेशन में। अब आते हैं कंप्रेशन में, तो कंप्रेशन में क्या होता है, वॉल्यूम लेते हैं, है ना। अब वहां पर ये क्षेत्रफल था, इस क्षेत्रफल पर कितना बल लगा था, तो F बल लगा, क्षेत्रफल A है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस जो है वो हो जाएगा F बटे A, स्ट्रेस हो जाएगा, और इसका आयतन पहले V बराबर V1 था, बाद में V बराबर V2 हो गया, आयतन में परिवर्तन जो है V2 माइनस V1 हो गया, डेल्टा V हो गया, और तब स्ट्रेन स्ट्रेन कितना हो गया, तो डेल्टा V बटे V हो गया, और तब इस परिस्थिति में जो बना, तो इसको जो है यंग साहब इस पर ध्यान नहीं दिए थे, तो इस पर बल्क साहब ध्यान दिए थे,
ऐसे के पहले एल साइलेंट रहता तो बक भी बोल सकते हैं। तो खैर फोनेटिक अपनी अपनी है, समझे ना। तो इसको हम लोग अपने इंडियन लैंग्वेज के अनुसार बल्क बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बल्क मॉडुलस हो जाता है। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है कि सबका अपना, कोई किताब बल्क मॉडुलस को के लिखा है, कोई किताब बल्क मॉडुलस को बी लिखा है। तो स्टेज ये स्टेज बटे स्ट्रेन मतलब वॉल्यूम स्टेज बटे वॉल्यूम स्ट्रेन। तो बल्क मॉडुलस इसको फॉर्मूला बना देंगे तो कितना होगा, हम B बराबर यहाँ F बटे A अब भागा डेल्टा V बटे V, यानी F V बटे A डेल्टा V। ये भी जो आएगा वह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। फिर आगे चलते हैं, ट्विस्टिंग वाला बताया था। तो ट्विस्टिंग में क्या है हम देखे थे। तो ट्विस्टिंग में जो है यही एक पिंड था ऐसे, है ना, इसके सतह के समानांतर मतलब टेंजेंशियल फोर्स लगाए थे, लेकिन सतह का क्षेत्रफल ए है। अब क्या है कि ये ए बिंदु ए डैश पर चली आई थी ऐसे, बी बिंदु बी डैश पर चली आई थी ऐसे, ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा, है ना, ये ऐसे बढ़ेगा, बी डैश बिंदु पर चली आई और इस तरह से इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो आ गया फाई। तो ये फाई बराबर हमको मालूम हो गया कितना होगा। फिर क्या करते हैं कि ये एफ बटे ए, ये फाई जो है वो सीयरिंग स्ट्रेन और एफ बटा ए ये थोड़ा सा अलग किस्म का है। सब में क्रॉस सेक्शन एरिया पर लग रहा था, आई टेंजेंशियल लग रहा, मतलब स्पर्श रेखी दिशा में लग रहा, स्पर्श करते हुए ऐसे फोर्स लग रहा। सब में खड़ा बल लगता था, लंबवत बल लगता था, इसमें स्पर्श रेखी दिशा में बल लग रहा। ऐसे भी ऐंठेंगे तो देखिए स्पर्श रेखी बल होता है, ठीक है। तो इसको कह दिए थोड़ा सा टेंजेंशियल फोर्स, स्ट्रेस को टी कह दिए, तो ये तो और आसान हो गया इसका फॉर्मूला। तो स्ट्रेस बटे ये स्ट्रेस हो गया, है ना, शेयरिंग स्ट्रेस। तो यहां इतना है फाई है, इसका नाम दे दिया ईटा शेयरिंग का, समझे ना। तो इतना चीज आपको सिलेबस में इतना चीज जानना है आपको। अब अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछिए। पूछ रहे थे क्या, हाइड्रोलिक प्रेशर, था हाँ हाइड्रोलिक स्ट्रेस, है ना, ठीक है। हाइड्रो हाइड्रा जल से बनता है ना, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, तो जो हाइड्रोलिक प्रेशर होता है ना वही वहां पर हाइड्रोलिक स्ट्रेस बन जाता है। आप देखे होंगे स्ट्रेस का जो निकाले हैं, स्ट्रेस का बल बटा क्षेत्रफल जहां पर भी निकाले, अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर भी बल बटा क्षेत्रफल होता है। दोनों का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, समझे ना, दोनों का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन दोनों एक चीज नहीं है, यहाँ पर प्रेशर और स्ट्रेस को दोनों एक चीज नहीं कहेंगे। जैसे कि याद कीजिए हम बताए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रेडियस ऑफ गायरेशन कहीं के बराबर आर होता है और कहीं के बराबर आर बटे रूट टू हो जाता है, कहीं पर के बराबर आर जो है ना इंटू रूट टू बटे फाइव हो जाता है। तो इस तरह से जैसे के का मान चेंज होता है उसी तरह से प्रेशर, सब स्ट्रेस को प्रेशर नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेशर जो है, चूंकि क्या होता है वो हाइड्रोलिक
वो ये मान लीजिए किसी पाइप के अंदर हम कंप्रेस करके जो है, तो वाटर ये सब नॉन कंप्रेसिबल है, समझे। हवा कंप्रेसिबल है, हवा का आयतन छोटा बड़ा कर सकते हैं, तेल कंप्रेसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेशर देंगे तो उसके में प्रेशर आएगा, और जब प्रेशर आएगा तो प्रेशर बल बटा क्षेत्रफल होता है, समझे। और इसी को पास्कल साहब ने कहा था कि प्रत्येक क्षेत्रफल पर समान प्रेशर लगता है, हर दिशाओं में ये लगता है, पास्कल साहब ने कहा, समझे। और उस हाइड्रोलिक के केस में यहाँ पर क्या हो जाता है, यही प्रेशर जो है वो स्ट्रेस के बराबर चला आता है, समझे। और पूछना चाहते हैं, पूछिए। प्रेशर के बारे में, ठीक है, प्रेशर है तो प्रेशर भी पढ़ा देते हैं, देखिए ध्यान, इसी चैप्टर में होगा प्रेशर। प्रेशर है ना, प्रेशर बराबर क्या होता है, बल, ये बाहरी बल होता है, अब बटा क्षेत्रफल। जबकि स्ट्रेस में क्या होता है, ध्यान दीजिए, स्ट्रेस में आंतरिक बल होता है, इसीलिए आंतरिक बल को वहां पर क्या कह दिया, रिस्टोरिंग फोर्स। ये प्रेशर बाहरी बल होता है, समझे ना। तब है कि मान में दोनों बराबर है होता है, तो वहां पर जब बनाने लगते हैं, सवाल बनाने लगते हैं, तो कहते हैं कि ठीक है उतना मान बैठा दिया। हम यहाँ पर देखिए डायरेक्ट ये बाहरी प्रेशर था, लेकिन आंतरिक प्रेशर का मान भी उतने होता है, तो परिमाण को लेके चले तो हम इसी को बैठा दें, ताकि वाट जो लगाए उसका अंदर थोड़ा, उसके बाहर ना वाट लगाए जो उसको खींच रहा है, नहीं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ स्ट्रेस में क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स, और ये क्या होता है, बाहरी, ये बाहरी बल होता है, और ये आंतरिक बल होता है, आंतरिक बल, ठीक है। और ये क्षेत्रफल होता है, चूंकि ये भी बल है ये भी बल है, तो दोनों का इकाई सेम होता है, ये भी क्षेत्रफल ये भी, इसीलिए दोनों का जो है यूनिट सेम हो जाता है। यहाँ तक कि भी जो है जितना भी इलास्टिक कांस्टेंट, अभी 3 इलास्टिक कांस्टेंट हम लोगों ने देखा, यंग मॉडुलस को देखा, बल्क मॉडुलस को देखा, और शियरिंग स्ट्रेस, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को देखा। इसका नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक। ये आयतन से संबंधित, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ये लंबाई से संबंधित है, तो अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मॉडुलस सीधे कर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रेशर, अब क्या होता है कि हम लोग का वायुमंडलीय दाब पढ़नी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब, तो जानते हैं वास्तव में वायुमंडलीय दाब क्या होता है। वायुमंडलीय दाब को निकालने के लिए एक वैज्ञानिक है फॉर्टिन, उन्होंने एक उपकरण बनाया। कैसे उपकरण बनाया, तो यहाँ पर देखिए एक नाद है, इसमें पारा भर दिया, समझे ना। पारा जानते हैं, Hg, कभी देखे हैं पारा को, देखे हैं, ठीक, बहुत अच्छी बात। इसमें पारा भर दिया। अब एक तो कॉलम लेते हैं जो कि बिल्कुल हवा निकाल देते हैं, समझे ना। जब बिल्कुल हवा निकाल देते हैं तो पारा कुछ लेवल तक चढ़ जाता है। अगर ये ओपन स्पेस में है तो इसमें हवा का दबाव लगता है, और तब क्या होता है, ये पारा उस दबाव के बराबर जो है, इस प्रेशर से उसको प्रेशर लगता है तो ऊपर में उठ जाता है। और ये पारा कितना ऊंचाई तक उठ जाता है जानते हैं, इसके लेवल से, तो 60, 160
ये 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर या 0.700 मीटर, इतना ऊंचाई तक उठ जाता है पारा। अब हाँ, क्या बोले, क्या बोले? नहीं नहीं, मानक नहीं है, रियल वैल्यू है, ये माने नहीं है। इसको आप याद रखिए। वायुमंडलीय, हाँ मतलब एच जी का कॉलम जो है इतना ऊंचाई तक उठ जाएगा। अब उसका प्रेशर का मान निकालेंगे, ठीक है। तो पारा का घनत्व तो होता है 13.6 सीजीएस में, समझे ना। अगर सीजीएस में लेंगे तो ग्राम पर सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और एमकेएस में लेते हैं तो 13.6 × 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, इतना होता है डेंसिटी, समझे। अब देखिए प्रेशर की गणना करेंगे, तो प्रेशर की गणना करने के बाद जो है वायुमंडलीय दाब की गणना करेंगे। तो सबसे पहले प्रेशर की गणना करते हैं, ठीक है। तो इसको अभी मिटाते हैं। तो अब इसमें क्या है, हम जानते हैं कि प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया, ये जानते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लिया कि एक पिंड है, ये पिंड, इसका इसकी लंबाई, चौड़ाई चौड़ाई मोटाई, विड्थ, ऊंचाई ले लीजिए तो ऊंचाई को एच, इसको एल मान लीजिए, लंबाई एल बी एच। आप लोग बच्चा में पढ़े हैं तो इसीलिए एल बी एच के रूप में लेते हैं। आने तो छोड़िए एल बी एच, कुछ ले लीजिए एक्स वाई जेड, ठीक है, लंबाई चौड़ाई मोटाई। अब इसको इस सतह पर रखे हुए, यही एक जो है प्लेन सतह है, इसको प्लेन सतह पर रखे हुए हैं। अब एरिया, इस एरिया पर एक दबाव लगता है, इस एरिया का मान कितना होगा कोई बताइए तो, इस क्षेत्रफल का मान, ये हो जाएगा, है ना। तो एरिया कितना हुआ यहाँ पर, वाई गुना जेड हो गया। अरे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता ना। इतना देखें ना, इतना देखे कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, आप बहुत, हाँ। अब इस वस्तु का वॉल्यूम लेते हैं, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम बताइए तो कोई, वॉल्यूम इस वस्तु का लंबाई गुना चौड़ाई गुना होगा। एक बहुत अच्छी बात होगा। अच्छा, मान लिया कि ये एक पदार्थ का बना हुआ जिसका घनत्व जो है डी है, समझे ना? तो मात्रा कितनी हो जाएगी इसकी, आयतन गुना घनत्व को, ये डेंसिटी है, ठीक है। तो आयतन गुना घनत्व क्या होता है, अच्छा नहीं जानते, कोई बात नहीं। देखिए घनत्व की परिभाषा ही है डेंसिटी बराबर प्रति, हाँ, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मात्रा। तो मात्रा, ये मास इंटू मास बटे वॉल्यूम। तो मास बराबर कितना होगा, मास बराबर डी गुना एक्स वाई जेड होगा। और तब इसको पृथ्वी अपने केंद्र की ओर कितना बल से खींचेगी, मात्रा, ये मात्रा है गुना जी, इस पर वेट कितना हुआ, वेट यही बल लगाएगा इस पर, तो वेट कितना हुआ, मास एम इंटू जी होता है ना। अभी तुरंत देखे, तार में लटकाया एम जी, तो मास हो गया यहाँ पर
एक्स वाई जेड इंटू डी इतना हो गया, समझे। अब सबका मान बैठा दिए, फोर्स तो यही फोर्स लगेगा, एक्स वाई जेड डी, और इतना एरिया कितना हुआ था, वाई जेड इतना एरिया, ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, ये एक्स डी जी, मतलब ये जो सतह से, मतलब ये संपर्क सतह से बाहर है, तो उसी तरह से यहां पर अब ध्यान दीजिए, इसको हम, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है याद नहीं रहे आप लोगों को। हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया, ठीक। अब इसको मिटाते हैं। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर प्रेशर निकालते हैं, तो प्रेशर का फॉर्मूला निकल गया, तो ये क्या हुआ, मतलब कितना ऊंचा वो कॉलम गया, है ना, लेंथ ऑफ द मरकरी, और यहाँ डेंसिटी ऑफ द मरकरी, और यहाँ 9.8 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लेंथ कितना था, कितना गया था, एमकेएस में देखेंगे तो 0.76 मीटर। डेंसिटी, मरकरी का डेंसिटी कितना बताए थे एमकेएस में, इतना गुना 10 पर पावर 3, है ना, और डेंसिटी है मात्रा गुना आयतन, आयतन मीटर क्यूब, और यहाँ 9.81 मीटर। अब इसको काट छाट करते हैं तो प्रेशर निकल जाता है, तो यहाँ पर कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेट करके हमको बताओ तो कितना निकलेगा। यहाँ पर एक चीज छूटा हुआ, पर सेकेंड स्क्वायर मीटर प्रति सेकेंड, तो ये जो है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकलता है, ठीक है, इतना निकलेगा। अब यहां पर देखते हैं, देखो ये मीटर काट दिए तो मीटर स्क्वायर रहने दिए, देखो ये मीटर स्क्वायर हो गया, और केजी, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना को न्यूटन लिख दिया, तो इतना आया, इसको लगभग 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1,00,000, अगर देखो ये 1 मीटर लंबा है और 1 मीटर चौड़ा है, तो इस पर बल कितना लगाते, 1,00,000 न्यूटन लगा। जानते हो हम लोग के शरीर पर, मतलब इधर से भी प्रेशर लग रहा है, इधर से भी प्रेशर, इधर से भी प्रेशर लग, चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है, तो बॉडी इस हवा के दबाव से स्थिर है। अब इतना प्रेशर अधिक है, उसमें उस वायु के दबाव में हम लोग रह रहे हैं, इस शरीर को जो है केवल उठा करके अंतरिक्ष में ऐसे छोड़ दिया जाए जहां पर हवा नहीं निर्वात है, तो क्या हाल हो सकता है बोलो तो। तो शरीर जो जो हवा घटते चला जाएगा ऊपर चलते चला जाएंगे, हवा घटते जाएगा, शरीर फैलते चला जाएगा, मतलब वहां जाके फट जाएगा, समझे ना। तो वहां धीरे धीरे जो है ना, मतलब फूलते चला जाएगा। इसी को बचाने के लिए आप देखते होंगे कि वो लोग जो अंतरिक्ष में जाते हैं, जैसे स्क्वाड्रन राकेश शर्मा हुआ,
ये सब गए ना अंतरिक्ष में, नील आर्मस्ट्रांग है, चंद्रमा पर गए, तो वो सब, हाँ, विशेष प्रकार का गाउन पहने थे। कोई बात नहीं, जूही हाँ हाँ, वो ज्यादा सिनेमा देखता होगा इसलिए जूही चावला भूल गया बेचारा। अच्छी बात है ये बात। चलो, कल्पना चावला है, इसका कल्पना की जगह पर जूही रहता है ना, इसलिए। हम लोग भी कभी कभी स्लिप ऑफ टंग होता है तो बोल देते हैं, तो ये प्रेशर हुआ, ये वायुमंडलीय प्रेशर हुआ, समझे ना। अब क्या होता है कि देखते होंगे कि टायर में हवा भरते हैं, समझे ना, तो उसके पास जो मीटर रहता है, प्रेशर मीटर, तो वहां पर क्या होता है, शुरू में देखते हैं जीरो रहता है, तो जीरो नहीं रहता है, वो जीरो 10⁵ मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मान के चलता है, और तब तब मेजरमेंट देता है कि ठीक है, वह 30 पॉइंट हवा उसमें डाले। 30 पॉइंट, 1 पॉइंट डालेंगे मतलब वो इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अब प्लस उसका जो फिर जो प्रेशर है वो अतिरिक्त प्रेशर है, और इस तरह से टोटल प्रेशर आता है ना। वही एक मतलब वायुमंडलीय दाब के आसपास होता होगा, समझा ना? तो हो जाता है इस तरह से, 2 वायुमंडलीय दाब हो गया मान लीजिए, 3 वायुमंडलीय दाब हो गया, 4 वायुमंडलीय दाब हो गया, लेकिन एक वायुमंडलीय दाब सब जगह है, यहाँ हाथ रखे हैं तो एक वायुमंडलीय दाब है, तो इसको जीरो मान के चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है प्रेशर को भी देख चुके हैं। नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे, बच्चा क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, समझे ना। तो ऐसा करते हैं, आप लोगों को मटेरियल दे देंगे, लेकिन अब है क्या कि आज बृहस्पतिवार है, शुक्रवार और शनिवार को हम उन लोग को बताएंगे, ग्रुप 2 को, समझे ना। तो ये 2 दिन आप लोगों का मिस होगा, ऐसे बीच हम मटेरियल देते रहेंगे, और हो सकता है आप लोगों को बैठने तो देना नहीं चाहते हैं, हम असाइनमेंट देंगे, और असाइनमेंट जो है देखते हैं मात्र कुछ ही स्टूडेंट बनाता है। अभी हम क्या बोले, तुम क्या बोल रहा है? अरे भेज दो, मतलब जितना हम 5 प्रैक्टिकल का नोट्स भेज देंगे, समझा ना, उसकी चिंता तुम मत करो। हाँ, भेज देंगे। तुम ये चिंता, थ्योरी की चिंता करो ना, ऐसे भी प्रैक्टिकल आंतरिक चीजें हैं। हाँ, वो अगर कॉलेज खुल जाता है तो प्रैक्टिकल तुमको जितना ऑपरेटर सब दिखा के सब करा देंगे, और कोई भारी बात नहीं है, समझा ना। हाँ, तो चलो, तो क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ, ओ हाँ, चलो, बता देते हैं, उसमें कोई खास नहीं है, देखो। अब क्या है, बहुत अच्छी बात तुम याद दिला दी, ये जो है ये तार है, ठीक है, तो इसमें हम एक वाट रखने की व्यवस्था रख देते हैं, वाट रखने की व्यवस्था, और इसकी यहाँ पॉइंटर लगा देते हैं, और यहाँ एक स्केल लगा देते हैं, ठीक है। ये पॉइंटर स्केल ऐसे लगाएंगे, नीचे जाएगा, ऐसे स्केल लगा देते हैं, तो इसमें वाट देंगे तो क्या होगा, लंबाई में वृद्धि होगी, और वाट वाट देते चले जाएंगे, तो वाट मान लेके एम द्रव्यमान का है, तो उस पर बल कितना लगेगा, mg बल लगेगा, और तार का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, तो इस तरह से हमको जी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो केवल हम एम बढ़ाते चले गए तो लंबाई में वृद्धि होती चली गई, तो लंबाई, तो यहाँ पर डेल्टा एल बटे एल हो जाएगा, स्ट्रेस, मतलब इसको बढ़ाते हैं तो ये स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस होते चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, y अक्ष पर स्ट्रेस को लेते हैं, ठीक है, और x अक्ष पर स्ट्रेन को लेते हैं। हम देखते हैं क्या कि एक
इसका मान बढ़ाते चले जाते हैं, इसका मान बढ़ते चला जाता है। शुरू में तो एक रेखा है, अब एक निश्चित बिंदु के बाद हम देखते हैं, देखो ये इससे हटा लेंगे तो ये अपने मूल आकृति को प्राप्त कर लेगा, लेकिन